हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम करते हैं डेली करंट अफेयर्स सेशंस। 1 मार्च के बाद आपको करंट अफेयर्स नहीं मिल पाया है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 2 से 7 मार्च के करंट अफेयर्स। ओके, इसके बाद में इसके कुछ देर बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम करेंगे 8 से 12 तारीख के करंट अफेयर्स। ओके, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके करंट अफेयर्स में से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है। बिल्कुल नहीं छूटेगा, कुछ रीजन से नहीं आ पाया था। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता उसके बारे में चल जाए। पीवाईक्यू सीरीज की क्या ही बात करें, रेगुलर आ रही है वीडियोस। हिस्ट्री के करीब 14 से 15 पार्ट आ चुके हैं और इंग्लिश के भी 5 से 6 पार्ट आ चुके हैं और चौथा पार्ट जियोग्राफी का मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। यहीं पे वेट करें और बने रहे हमारे साथ एकेडेमिया क्लासेज में और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। ठीक है, बात करते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के अंदर। तो पहली न्यूज क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसकी सद्भावना राजदूत अभी नियुक्त की गई है नटालिया वोडियनोवा। कौन है ये एक मॉडल है और कहाँ की है, रूस की है। तो रशियन मॉडल है ये, आपको पता रखना है। इनको अभी सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की। जब यूएन की बात कर रहे हैं, यूएन से संबंधित चीजों की बात कर रहे हैं, तो 3 नाम आपको बताता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला नाम है लिगिया नोरोनिया। ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो न्यूयॉर्क ऑफिस है, न्यूयॉर्क ऑफिस, उसका क्या चुना गया है, इनको उसका नियुक्त किया गया है। एक तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, उसके साथ साथ इस न्यूयॉर्क ऑफिस का हेड भी इन्हें नियुक्त किया गया है, लिगिया नोरोनिया को। इंडिया से रिलेट करती है, इंडिया से बिलोंग करती है, इसलिए इनका नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाम हम याद रखेंगे उषा राव मोनारी। उषा राव मोनारी क्या है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी अंडर सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। किसको, उषा राव मोनारी को। ध्यान रहेगा, लिगिया नोरोनिया यूएनईपी की एनवायरनमेंट प्रोग्राम की और उषा राव मोनारी है डेवलपमेंट प्रोग्राम की। फिर एक नाम आपको बताता हूं, प्रीति सिन्हा। इनको क्या नियुक्त किया गया है अभी, सेक्रेटरी जनरल काय का, कहां का, कौन सी संस्था का। तो आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूएनसीडीएफ का सेक्रेटरी जनरल इनको नियुक्त किया गया है। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ओके, फिर बात करें अगर यूएन का, यूनाइटेड नेशन का, आपको पता है कोप 26 होने वाला है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पे होगा, स्कॉटलैंड में होगा, ग्लासगो शहर में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और कोप 26 का अध्यक्ष अभी चर्चा में थे, कौन है, आलोक शर्मा है कोप 26 के अध्यक्ष। ये भी आपको पता रखना है। फिर यूएन का एक अवार्ड होता है, यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। ये किसको दिया गया है, तो ये भी एक भारतीय हैं, श्री विद्युत मोहन, इनको मिला है ये अवार्ड। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना, इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात करें टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2020-21 किसको मिली है, उत्तमा लाहिड़ी को। इनोवेशन से संबंधित जब कोई पर्सन नया इनोवेशन करता है, कुछ नई चीज का आविष्कार करता है या उसका निर्माण करता है, तो ये फेलोशिप दी जाती है। तो उत्तमा लाहिड़ी जी को दी गई है ये फेलोशिप। इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने इन्वेंट किया था स्मार्ट वियर नाम का उपकरण, और ये उपकरण हेल्प करता है, पार्किंसन डिजीज होती है ना, पार्किंसन डिजीज, तो इससे रिलेटेड जो रोगी होते हैं, पार्किंसन रोगी होते हैं, उनकी हेल्प करता है ये उपकरण। एक पहनने वाला उपकरण है जिसको पहन के मूवमेंट अच्छी तरह से हो सकता है। पार्किंसन डिजीज क्या होती है, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस वैसे तो 4 से 5 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन एक हार्मोन है उसमें डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन के रिलीज कम होने की वजह से, इसका कम स्राव होने की वजह से एक बीमारी होती है पार्किंसन बीमारी। इसमें क्या होती है, मूवमेंट डिसऑर्डर होता है कि एक तरह से एक जो बुजुर्ग व्यक्तियों में अक्सर ये देखी जाती है, उनके अंदर जो मूवमेंट होता है, हम देखते हैं ना बुजुर्ग कांपते रहते हैं, तो ये एक पार्किंसन डिजीज का लक्षण है कि उनका जो मूवमेंट है वो स्टेबल नहीं रह पाते, वो कांपते रहते हैं, उनका शरीर एक जगह स्टेबल नहीं रह पाता है। तो ये होता है डोपामाइन के कम स्राव होने के कारण पार्किंसन रोग। तो स्मार्ट वेयर उपकरण से पार्किंसन रोगियों को मदद मिलेगी। ये देता कौन है, ये वाली जो हम बात कर रहे हैं अगर फेलोशिप की, तो ये फेलोशिप देता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री देती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया, 1 मार्च 2021 को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। ओडिशा की हैं सस्मिता लंका जी, ओडिशा से बिलोंग करती है, और ये क्या है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफिसर है। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। सस्मिता लंका जी ओडिशा से है, संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन प्रवर्तन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अगली योजना की अगर बात करें, ईबीसी, यानी ईबीसी क्या हो गया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नेस्तम योजना। ईबीसी नेस्तम योजना है आंध्र प्रदेश सरकार की योजना। इसके अंदर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं उनकी मदद की जाएगी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अगर सीएम की बात करें तो अभी खबरों में रहे, हमेशा खबरों में रहते हैं, जैसे YSR जगन मोहन रेड्डी। अभी इनको एक अवार्ड मिला है, पता है आपको, याद है अपन ने बात भी की थी। तो स्कॉच मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था YSR जगनमोहन रेड्डी को, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश का एक ऐप अभी लॉन्च किया आंध्र प्रदेश सरकार ने, अभ्यम ऐप, ये भी ध्यान रखेंगे। NDP न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं ना इसको, ब्रिक्स बैंक ने आंध्र प्रदेश को $646 मिलियन का लोन दिया है, ये ध्यान रहे। अगर आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट की बात करें तो इसके जो चीफ जस्टिस हैं, इसके चीफ जस्टिस कौन है, अरुण कुमार गोस्वामी, ये हैं इसके चीफ जस्टिस। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बीच है ऋषिकोंडा बीच, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का है, बीच होता है ना समुद्र तट बीच, इसको अभी मिला था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ये भी पता रखें आप। एक टाइगर रिजर्व, एक ही टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, आपको चीजों के बारे में याद रखते हुए चलना है। फिर बात करें, नाइजर के नए राष्ट्रपति चुने गए, नए राष्ट्रपति बने कौन, मोहम्मद बजूम। तो इनका भी नाम आप ध्यान रखें, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। नाइजर की राजधानी है नियामी, नियामी, ओके। आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग पे, लिवाइस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, यानी लिवाइस एक ब्रांड है कपड़ों का, उसका ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। सीबीआई, सीबीआई वो क्राइम ब्रांच वाली नहीं, सीबीआई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके एमडी और सीईओ अभी नियुक्त किए गए हैं माटम वेंकट राव। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक बुक है इंडिया ए स्कैमस्टर बोर्न एवरी मिनट, यानी भारत के अंदर हर 1 मिनट में एक घोटाला करने वाला नेता पैदा होता है, एक स्कैमस्टर बोर्न एवरी मिनट। ये बुक लिखी है, ये किताब लिखी है स्निग्धा पूनम ने, स्निग्धा पूनम ने, ओके। चीजें ध्यान रखनी है, अच्छी चीजें हैं, याद रखनी है, एग्जाम में आएगा। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट को भी गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, मिलता नहीं है, जीतना पड़ता है। तो कहाँ जीता, कौन सी उसमें टूर्नामेंट में, तो यूक्रेन के अंदर एक टूर्नामेंट हो रहा है, यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेज मेमोरियल। इस टूर्नामेंट के अंदर कौन सा वर्ग है इनका, 53 किलोग्राम श्रेणी में, 53 किलोग्राम श्रेणी में इनको क्या, इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट, ध्यान है इनकी सिस्टर है गीता फोगाट,
जिनके ऊपर मूवी बनी हुई है दंगल, है ना। हाँ, तो ध्यान रहे आपको, विनेश फोगाट ने जीता है 53 किलोग्राम श्रेणी में गोल्ड मेडल यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेज मेमोरियल में। फिर एक अभियान चलेगा कैच द रेन अभियान। कौन चलाएगा, कौन सा मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्रालय। यानी रेन के, बारिश के पानी का संरक्षण किस तरह से किया जाए, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा। और इसका टारगेट असल में क्या है, जल संरक्षण है इसका टारगेट। कितने दिनों तक चलेगा, 100 दिनों तक। जब मानसून आ जाएगा हमारे यहाँ 100 दिनों तक चलेगा। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्रालय। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान, है ना। तो जल शक्ति मंत्रालय का एक अभियान है 2024 तक हम हर घर में नल से जल पहुंचाने की कोशिश है। एक अभियान चलाया गया है नल से जल, जल शक्ति अभियान, है ना। तो इसके अंतर ये टारगेट रखा है कि 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पीने योग्य जल पहुंचाया जाएगा। तो ड्यूरेशन, टाइम बाउंडिंग आपको ध्यान रखनी है 2024। फिर बात करें विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेल ब्रिज, ये है चेनाब रेल आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज क्या होता है, देखिए एक तो ब्रिज ऐसा होता है सीधा सा, और एक ब्रिज कुछ इस तरह से बनता है, आर्क की तरह, चाप कहते हैं ना, चाप की तरह इस तरह से बनता है। तो ये वाला आर्क ब्रिज है। और कहाँ बन रहा है, चिनाब नदी पे, चिनाब रेल आर्क ब्रिज चिनाब नदी पे बन रहा है। कितना ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा, तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, एफिल टावर से भी ऊंचा है ये। किसको, किस किस जगह को जोड़ेगा, ये जोड़ेगा बक्कल को कोरी से। कहाँ की जगह है ये, जम्मू कश्मीर, यानी ये ब्रिज बन रहा है जम्मू कश्मीर में, बक्कल को कोरी से जोड़ेगा। ये दोनों जगहें पड़ती है रईसी जिले में, रईसी जिले में। चेनाब रेल आर्क ब्रिज की अगर हम बात करें तो इसको बनाएगा कौन, इसका निर्माण कौन करेगा, इसका निर्माण करेगा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, ये करेगा इसका निर्माण। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। फिर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो चिनाब नदी के ऊपर ही एक और ब्रिज बन रहा है जिसे हम कहते हैं अंजी खाद पुल, अंजी खाद पुल या अंजी खाद ब्रिज। ये क्या है, भारत का पहला, भारत का प्रथम केबल वाला रेल ब्रिज है, केबल वाला रेल ब्रिज। ठीक है, केबल से बनाया जाएगा और इस पे से रेल गुजरेगी। तो भारत का पहला केबल वाला रेल ब्रिज है अंजी खाद पुल। ये कौन कौन सी दो जगहों को जोड़ेगा, ये जोड़ेगा कटरा को रईसी से जोड़ेगा ये। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, चिनाब नदी पर ही ये बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर कश्मीर की अगर बात करें तो एक ऐप आप ध्यान रखें, सतर्क नागरिक ऐप। ये ऐप है कश्मीर का, एक ऐप है ई कुबेर ऐप, है ना। फिर एक बांध बन रहा है जम्मू कश्मीर में ही, शाहपुर कंडी बांध, शाहपुर कंडी बांध बन रहा है जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पे, रावी नदी पे। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर का एक अभियान आप ध्यान रखें, माई टाउन माई प्राइड, मेरा शहर मेरा कस्बा मेरा गर्व है, मेरा प्राइड है ना। फिर इसके अलावा ये अभियान ये चलाया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बात करें, चीफ जस्टिस कौन है, तो चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, एलजी है मनोज सिन्हा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं, तो जयदीप भटनागर। पत्र सूचना कार्यालय जिसे हम कहते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी के नाम से अक्सर हम जानते हैं। तो इसके प्रधान महानिदेशक नियुक्त किए गए जयदीप भटनागर को, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो सिविल अकाउंट्स डे यानी नागरिक लेखा दिवस भारत में कब मनाया गया, 1 मार्च 2021 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता रखना है। केग कौन है हमारे भारत के, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। केग है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया ना, तो इसके जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन जब इनको केग नियुक्त किया गया
भारत का केग नियुक्त किया गया। तो फिर अब जम्मू कश्मीर के कौन है, मनोज सिन्हा को बनाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है हमारे केग। अच्छा, केग संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, कौन से अनुच्छेद में केग के बारे में बताया गया है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देंगे। ओके, फिर बात करें सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च की। एक चर्च है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये अभी इंपॉर्टेंट है, खबरों में बना हुआ है। पहली बात, कहां पे है ये, तो ये केरल में है। खबरों में क्यों है, क्योंकि इसको अभी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किसने घोषित किया, कौन घोषित करता है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, यह घोषित करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च को अभी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है ना। केरल की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिटेल में कर लेते हैं, काफी दिन हो गए बात किए हुए। केरल की एक जगह है अलप्पुजा, वैसे इसको प्रोनाउंसिएशन इसका हम करते हैं अलपुया, है ना। तो अलपुया में एक श्रम आंदोलन संग्रह बन रहा है, श्रम आंदोलन संग्रह, संग्रहालय, सॉरी संग्रह नहीं, संग्रहालय, यानी भारत का पहला लेबर मूवमेंट और लेबर मूवमेंट म्यूजियम बना है, कहां पे, केरल के अलपुया में। फिर एक जगह पलक्कड़, केरल की एक जगह पलक्कड़, पलक्कड़ में केरल का प्रथम मेगा फूड पार्क ये बना है। ठीक है, इसके बारे में, इसके अलावा बात करें केरल की कुछ नेशनल पार्क्स आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, एक है मथिकेट्टई शोला नेशनल पार्क। तो ये शोला वाले नेशनल पार्क है ना, ज्यादातर कहाँ है, केरल में। एक है पंबाडुम शोला, ये भी नेशनल पार्क है। फिर एक नेशनल पार्क है, ये तो आपको शायद याद रहेगा, पेरियार नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है शांत घाटी, यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और शांत घाटी की अगर बात आई है तो ध्यान रखिए, एक है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, ये कहां पे, ये उत्तराखंड में, ध्यान रखना। और शांत घाटी हमारे केरल में। और एक है एर्नाकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, फिर अगर रामसर स्थल की बात करें, इंपोर्टेंट रामसर स्थल केरल में, तो एक है सस्थम कोट्टा झील है ना, ये भी रामसर स्थल है। इसके अलावा एक बात करें अष्टमुडी झील, अष्टमुडी या अष्टमुडी झील। और एक है वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे लंबी झील है, वेम्बनाड झील। ये तीनों है केरल की क्या, रामसर साइट्स। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको। फिर अगर बात करें चौथा, फोर्थ वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ये भी केरल में होने वाला है 2021 में, है ना। फिर एक योजना की बात करें, स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना, ये भी कहाँ है, ये भी है हमारे, ये भी केरल की योजना है। ठीक है, तो एक खेल खेला जाता है केरल में, ध्यान रखना, मार्शल आर्ट खेल है कलारी पयट्टू केरल का खेल है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे बात करें अगली हेडिंग की, तो गेमिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए एक समझौता हुआ है। क्या बनेगा, एक उत्कृष्टता केंद्र बनेगा जहां पे बेहतरीन चीजें होगी, किस क्षेत्र के लिए, गेमिंग के लिए। और इसके लिए समझौता हुआ है दो संस्थाओं, एक मंत्रालय के और एक संस्था के मध्य। किस किस के मध्य हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, इसके साथ समझौता किया है आईआईटी बॉम्बे ने। तो इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है, और क्या बनेगा, गेमिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, ये है, चलो आप कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूं।
फिर बात करें सेकंड ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की सॉरी, सेकंड ग्लोबल बायो इंडिया 2021, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? 1 से 3 मार्च तक इसका आयोजन हुआ। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी इसकी ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ठीक है। लेकिन इसकी एक टैगलाइन भी थी, हो सकता है पूछ ले, एक टैगलाइन भी थी इसकी अलग से, जिसे हम कहते हैं बायोसाइंसेज टू बायो इकोनॉमी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर इसकी बात करें कि इसका पार्टनर कंट्री कौन था, यानी साझेदार देश, पार्टनर कंट्री था स्विट्जरलैंड, है ना। फिर और अगर पार्टनर स्टेट की बात करें तो पार्टनर स्टेट था कर्नाटक। ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने आपको बताई है इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही चाहिए। फिर तीसरा जन औषधि दिवस मनाया गया भारत में 7 मार्च 2021 को। और तो जन औषधि दिवस की थीम क्या थी इस बार की? इसकी थीम थी सेवा भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेवा भी रोजगार भी, सेवा भी रोजगार भी। ये थीम थी जन औषधि दिवस की 2021 के जन औषधि दिवस की, जो मनाया गया 7 मार्च को। हम एक जन औषधि सप्ताह भी मनाते हैं, जन औषधि सप्ताह, और वो कब से कब तक मनाया गया? वो मनाया गया 1 से 7 मार्च तक, ठीक है। तो जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 मार्च, और जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। फिर बात करें सुगम्य भारत ऐप, किसने लॉन्च किया है सुगम्य भारत ऐप? सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसने लॉन्च किया है अभी कौन सा? सुगम्य भारत ऐप। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके क्या हुआ? इसकी मान्यता बहाल हो गई। मान्यता बहाल होने का क्या मतलब है सर? असल में क्या था, 10 साल से इसके जो आपसी जो मतलब इनके होते ना अध्यक्ष वगैरह, इनमें आपसी झगड़े चल रहे थे। आपसी झगड़ों के कारण ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब 10 साल के बाद वापस इसकी मान्यता को बहाल कर दिया गया है, अब वापस ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओके। फिर बात करें पश्चिमी नौसेना कमान। ये नौसेना कमान क्या है? देखिए हमारे भारत में 3 नौसेना कमान है, एक पश्चिमी नौसेना कमान, एक पूर्वी नौसेना कमान और एक दक्षिणी नौसेना कमान। पश्चिमी नौसेना कमान के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। पूर्वी नौसेना कमान के हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो यह है विशाखापट्टनम में। और अगर दक्षिणी नौसेना कमान की बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है केरल में। तो अभी पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं कौन? आर हरि कुमार। और पूर्वी नौसेना कमान के कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं अजेंद्र बहादुर सिंह। तो ये नई नियुक्तियां हुई है, अभी आपको पता रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। फिर बात करें अगली, एक बुक लिखी है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है अनिंदय दत्ता ने। इसको कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, अनिंदय दत्ता, ठीक है। तो टेनिस के ऊपर ये बुक है, भारत के टेनिस के ऊपर, भारत का टेनिस जो ग्रो कर रहा है उसके ऊपर है। तो अनिंदय दत्ता ने लिखी है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये किताब, ध्यान रहेगा। फिर बात करें एक 2021 में एक लीग होगी, हीरो इंडियन वुमेन्स लीग टूर्नामेंट 2021, इसकी मेजबानी करेगा ओडिशा। तो ये जो होने वाली है वुमेन्स लीग टूर्नामेंट 2021, ये होगा ओडिशा में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर बात करें शून्य भेदभाव दिवस की, तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च 2021 को मनाया गया इस बार। तो 1 मार्च को ही मनाया जाता है, तो 1 मार्च को मनाया गया। और थीम क्या थी इसकी?
थीम आपसे जरूर पूछ लेता है एग्जाम में। इसकी थीम थी एंड इन इक्वलिटीज, एड इन इक्वलिटीज, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें समुद्री प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके, यानी समुद्र में जो प्लास्टिक कचरा है उसका उपयोग करके एक कंप्यूटर बनाया गया है। तो किसने बनाया है? तो कंप्यूटर निर्माता एक कंपनी है एचपी, एचपी के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। ओडिशा ने अभी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। कितने मोबाइल ऐप लॉन्च किए? 5। तो उन 5 के नाम आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। मो छठुआ मोबाइल ऐप, मो छठुआ। फिर एक है ई कलिका, एक है मो शिशु, ये सारे ऐप है मोबाइल ऐप। एक है ममता ऐप, ममता ऐप। और एक पोर्टल है ई मानदेय, मानदेय पोर्टल। तो उड़ीसा सरकार ने अभी ये 5 ऐप, 4 ऐप और एक पोर्टल को लॉन्च किया है। एक पुराना पोर्टल आपको पता है उड़ीसा का, कई बार हम बात कर चुके हैं, परिश्रम पोर्टल, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अच्छी बात है। फिर उड़ीसा की राजधानी अगर भुवनेश्वर की थोड़ी सी बात करें, भुवनेश्वर के बारे में 3 चीजें ध्यान रखिए। एक तो झील है बिंदु सागर झील, तो बिंदु सागर झील का सफाई अभियान चल रहा है भुवनेश्वर में, सफाई अभियान। एक हमने बात की हुई है कोविड-19 वॉरियर्स मेमोरियल, ये बन रहा है भुवनेश्वर में। फिर एक भारत का पहला फायर पार्क है, ये भी कहाँ बनेगा? भुवनेश्वर में बनेगा। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड, यानी इसको हम कहते हैं सीबीडीटी, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। बहुत समय से हैं, लेकिन अभी इनके कार्यकाल को 3 माह तक और बढ़ा दिया गया। ये रिटायरमेंट लेने वाले थे, रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनके कार्यकाल को 3 माह बढ़ा दिया है। तो अभी वापस ये पीसी मोदी साहब क्या है, न्यूज में बने हुए हैं। पीसी मोदी भी कहते हैं इनको, इनका शॉर्ट नेम है, और प्रमोद चंद्र मोदी इनका पूरा नाम है। फिर बात करें आर्कटिका एम उपग्रह की। आर्कटिका एम उपग्रह को लॉन्च किया रूस ने, रूस की स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस। रूस के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ओके। फिर देखिए संसद टीवी, हमारे भारत में 2 चैनल चलते हैं ना, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। इनको अब संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा? संसद टीवी। और संसद टीवी के पहले सीईओ किसे बनाया गया है? रवि कपूर को बना दिया गया है संसद टीवी का पहला सीईओ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। एक नया अभियान चला, नया कार्यक्रम चला, घरे की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम। कहां पे चला? नैनीताल उत्तराखंड में। नैनीताल उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई होती है उस पे किसका नाम होता है? हमारे फादर का होता है या हमारे दादाजी का होता है ना, इनका नाम होता है ना। यानी एक मेल पर्सन, पुरुष के नाम से घर की पहचान की जाती है। तो उत्तराखंड सरकार ने यह कहा है कि अब घर की नेम प्लेट पे घर की जो सबसे छोटी बेटी है ना, छोटी बेटी, उसका नाम भी लिखा जाएगा, उसके नाम से भी वो पहचान, घर की पहचान होनी चाहिए। यानी ये वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये कार्यक्रम चलाया, घरे की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम। तो ये नैनीताल में शुरू किया गया, नैनीताल जिले में, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। फिर बात करें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई किसने? हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई। और किस उपलक्ष्य में चलाई? तो एक गुरु है, एक विद्वान है, गुरु रविदास, नाम सुना होगा आपने, इतिहास में बड़ा नाम है, एक
आध्यात्मिक गुरु के रूप में बड़ा नाम है। गुरु रविदास की 644वीं जयंती 644th जयंती के उपलक्ष्य में ये योजना चलाई गई, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये बात आपको पता रखनी है। हरियाणा की 2 और लेटेस्ट योजनाएं आपको पता होनी चाहिए। एक योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। इस योजना के अंतर्गत जो SC ST के लोग हैं, ST के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और SC के लोग हैं, और अगर वो बिलो पावर्टी लाइन है, BPL के अंदर आते हैं, तो उनको अपने घर का नवीनीकरण कराने के लिए 80,000 रुपए दिए जाएंगे। ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना। एक इंपॉर्टेंट योजना ये है हरियाणा सरकार की ही, कौन सी, बहुत प्यारा नाम है, संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना। ये भी अभी हाल ही में हरियाणा सरकार की एक योजना है। तो ये योजनाएं नई है, आपको पता रखना है। बांग्लादेश को भारतीय वायुसेना का उपहार। देखिए 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश के अंदर क्या होगा, बांग्लादेश को आजाद हुए हुए कितने साल हो जाएंगे, 50 साल हो जाएंगे। और बांग्लादेश की आजादी में हमारा एक बड़ा हाथ था। तो इस उपलक्ष्य पे 2021 के बांग्लादेश के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे एक गिफ्ट भारत ने दिया है बांग्लादेश को और एक गिफ्ट बांग्लादेश ने दिया है भारत को। तो भारत ने क्या दिया बांग्लादेश को, पहले ये देखते हैं। भारत ने बांग्लादेश को दिया है ओलाएटे 3 हेलीकॉप्टर, आलोएटे 3 हेलीकॉप्टर, ये भारत ने दिया है ना, हेलीकॉप्टर। और बांग्लादेश ने भारत को क्या दिया है, बांग्लादेश ने भी दिया है लिगेसी F-86 सैब्रे एयरक्राफ्ट। बांग्लादेश ने भी एक एयरक्राफ्ट दिया है और हमने भी एक आलोटे 3 हेलीकॉप्टर दिया है एक दूसरे को उपहार में। ये बात आपको पता रखना है। ओके, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। छठा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये कर दिया है शुरू। इसका मूल्यांकन शुरू हो गया है कि कौन सा शहर सबसे साफ है, कौन सा गंदा है, ये चीजें होती है ना। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण का ही रिजल्ट होता है। तो इसका मूल्यांकन शुरू कर दिया है। कौन से मंत्रालय द्वारा किया जाता है मूल्यांकन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अच्छा, बहुत बार इसकी बात हो गई ना आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की। तो आप मुझे बताइए ना जरा कि ये मंत्री कौन है, हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंधु नेत्र उपग्रह की। सिंधु नेत्र उपग्रह अभी किसने डेवलप किया है, ये डेवलप किया है DRDO के द्वारा, ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। और ये कैसा उपग्रह है, सर्विलांस उपग्रह, यानी निगरानी करने वाला उपग्रह, सर्विलांस उपग्रह है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नेत्र क्या है, एक उपग्रह, किसने डेवलप किया है, DRDO ने, और ये एक तरह का निगरानी करने वाला उपग्रह है। फिर बात करें विश्व वन्य जीव दिवस की। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया 3 मार्च को। ठीक है, इस बार 2021 की इसकी थीम क्या थी, 2021 की इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। तो सिर्फ आप अगर इतना याद रखोगे फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, तो इतना भी आपका काम चल जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। फिर बात करें अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, 1 से 7 मार्च 2021 तक इसका आयोजन किया गया और ऋषिकेश उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, दीमापुर हवाई अड्डा, क्यों चर्चा में है दीमापुर हवाई अड्डा, देखिए पहली बात दीमापुर हवाई अड्डा है कहां पे, नागालैंड में, और नागालैंड की पहली एयर कार्गो सर्विस शुरू की गई है इस हवाई अड्डे से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
नागालैंड की पहली एयर कार्गो सर्विस कहाँ से शुरू की गई है? दीमापुर हवाई अड्डे से, इसलिए ये अभी खबरों में बना हुआ है। आपको पता है नागालैंड ने 68 मिलियन डॉलर का लोन लिया है, किससे? विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। और क्यों? एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। नागालैंड का एक त्योहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार आप याद रखो, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नागालैंड का एक त्योहार है। फिर बात करें सेकंड, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। हम बात करते थे ना कि ये होगा कहाँ पे होगा, ये होगा गुलमर्ग में, तो ये हो चुका है। और इसके अंदर जो टॉप का राज्य रहा या यूनियन टेरिटरीज रहा, वो कौन रहा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने हासिल किए 34 मेडल टोटल, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे और 18 सिल्वर थे और 5 थे ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। तो ये था हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। ठीक है, तो गोल्ड 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ प्रथम स्थान पे कौन रहा? जम्मू कश्मीर। अच्छा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात हमने की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ होंगे? तो ये होंगे पंचकुला में। पंचकुला कहाँ है? हरियाणा। तो पंचकुला हरियाणा में होंगे चौथे, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये भी आपको बात पता रखनी है। हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कौन से नंबर पे रहा इसमें? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हम रहे 90 नंबर पे, 9th नंबर पे। और हमें क्या मिला? सिर्फ 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले, 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें एडफॉस्क की। एडफॉस्क क्या है? तो देखिए इसका पूरा नाम है एरीज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा, ये है इसका पूरा नाम। और ये एक तरह का एक क्या कहें यंत्र है जो दूसरी गैलेक्सी से आने वाली छोटी से छोटी रोशनी को भी पहचान लेगा। दूसरी जो आकाश गंगाएं हैं उनसे आने वाली छोटी से छोटी रोशनी को भी पहचान लेगा एडफॉस्क। ये बनाया किसने? ये बनाया एरीज ने। एरीज एक संस्थान है जो कहाँ पे? नैनीताल में। एरीज का नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ऐसे करके इसका नाम है, नैनीताल में है एरीज। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है एडफॉस्क के बारे में। फिर बात करें माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर विकास परियोजना की। तो माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे है ये आपको पता रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये मंदिर है छत्तीसगढ़ में। तो इसको एक पर्यटन स्थल के तौर पे इसका एक विकास किया जा रहा है। तो ये विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई, अभी किसने रखी? प्रहलाद सिंह पटेल ने। कौन है प्रहलाद सिंह पटेल? हमारे संस्कृति मंत्री हैं, ये भारत के संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर बात करते हैं, अच्छा माँ बमलेश्वरी है ना, एक नाम और मिलता है आपको, माँ समलेश्वरी देवी मंदिर। तो कंफ्यूज नहीं होना, बमलेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। समलेश्वरी देवी मंदिर है ओडिशा में। यह भी चर्चाओं में बना रहता है, तो आपको इसका भी नाम ध्यान रखना है। फिर हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक बेहतरीन सा रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड क्या बनाया है? एक 4 लेन का हाईवे है विजयपुर से शोलापुर, विजयपुर से शोलापुर के बीच में 25.54 किलोमीटर। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। विजयपुर से शोलापुर के बीच में 25.54 किलोमीटर की 4 लेन 4 लेन हाईवे, 4 लेन सड़क, इसका निर्माण किया इन्होंने। और सिर्फ कितने घंटों में? सिर्फ 18 घंटों में इसका निर्माण कर दिया। कितनी लंबी सड़क का? 25.54 किलोमीटर लंबी सड़क, और वो भी सिर्फ 1 लेन वाली नहीं, 4 लेन वाली सड़क का निर्माण कितनी देर में? 18 घंटों के अंदर। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है हमारे NHAI ने, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का
ये रिकॉर्ड है तो आपको पता रखना है। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक है? विजयपुर से शोलापुर तक, महाराष्ट्र में, है ना। फिर बात करें मनप्रीत वोहरा को अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत का नया उच्चायुक्त हाई कमीशन कहते हैं ना, हाई कमिश्नर, तो वो बनाया गया है उच्चायुक्त, या फिर आपको क्या मिलता है? राजदूत नाम मिलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमारा उच्चायुक्त होता है। तो वो किसको बनाया गया है? मनप्रीत वोहरा को। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। पहले कौन थे नए ये बनाए गए मनप्रीत वोहरा? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे गीतेश सिंह, गीतेश सिंह थे इनसे पहले। कन्या पुत्री क्या है? एक तरह का खिलौना है और बिहार का है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कन्या पुत्री क्या है? ऑप्शन में मिलेगा बिहार का पारंपरिक खिलौना, बिहार का पारंपरिक खिलौना है कन्या पुत्री, ध्यान रहेगा। अट्टुकल पोंगल त्योहार, देखिए अट्टुकल आ गया ना, नाम आगे पोंगल के आगे, तो अट्टुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया जाता है केरल में। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछे पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में मोस्टली, ठीक है। तो अट्टुकल पोंगल केरल का है, लेकिन सिर्फ पोंगल पूछे तो आप ध्यान रखोगे तमिलनाडु का है। अगली हेडिंग की बात करें, 2021 का जो युगांडा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ, तो ये नाम आ गया बैडमिंटन से रिलेटेड टूर्नामेंट। इसकी दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो महिला एकल का खिताब, दूसरा आपको ध्यान रखना है पुरुष एकल का खिताब। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों खिताब हमें मिले, यानी भारत के खिलाड़ियों को मिले हैं। तो महिला एकल का खिताब मिला है मालविका बंसोड़ को, मालविका बंसोड़, और पुरुष एकल का खिताब मिला है वरुण कपूर को। तो दोनों अवार्ड हमें मिले, यानी भारत को मिले हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है युगांडा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट, ओके, 2021 का। फिर बात करें, भारत और नॉर्वे के बीच में एक समझौता हुआ, समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में समझौता, यानी समुद्री योजना के अंतर्गत जो जैसे होता है ना, समुद्र के संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से उसका दोहन किया जाए, इस क्षेत्र में काम करेगा भारत नॉर्वे के साथ मिलके। और इसके लिए कहां कहां पे काम किया जाएगा? लक्षद्वीप और पुडुचेरी में, यानी लक्षद्वीप और पुडुचेरी के अंदर जो संसाधनों का बेहतर उपयोग है, संसाधनों की खोजबीन होगी, वो अच्छी तरह से हो, इसके लिए एक टेक्निक हम लेंगे, किससे? नॉर्वे से। तो नॉर्वे से हमने समझौता किया है। और ये काम कौन करेगा? यहाँ पे लक्षद्वीप और पुडुचेरी में इस योजना के अंतर्गत ये काम करेगा राष्ट्रीय समुद्र तट अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र तट अनुसंधान केंद्र, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। ये काम करेगा लक्षद्वीप और पुडुचेरी के द्वीपों में बेहतर संसाधनों की खोज के लिए। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? ये आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है हमारे? डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर में 3 मिनिस्ट्रीज हैं। देखिए, एक तो हेल्थ मिनिस्ट्रीज है हमारी, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री है। दूसरी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और तीसरी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। ये तीनों है डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, कैश फ्री एक भारत की कंपनी है, कैश फ्री, इसने पेपल के साथ समझौता किया है भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने को लेके, अंतरराष्ट्रीय भुगतान को लेकर समझौता किया है। किसके साथ? पेपल के साथ। ध्यान रहे, पेपल भारत में काम नहीं करती है, पेपल भारत से जा चुकी है, लेकिन कैश फ्री ने जो भारतीय लोगों को भारत से बाहर पेमेंट करना होता है उसके लिए पेपल के साथ समझौता किया है। और कैश फ्री की अगर हम इनके सीईओ की बात करें, कैश फ्री के
सीईओ कौन है? तो आकाश सिन्हा है कैश फ्री के सीईओ, आकाश सिन्हा। ठीक है, फिर बात करें एक बुक की, द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर, एक पारसी लॉयर की मिस्ट्री, ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है शर्बनी बसु ने। फिर मेडागास्कर की मदद कर रहा है भारत, क्या क्या दे रहा है? हम क्या दे रहे हैं मेडागास्कर को? तो मेडागास्कर को हम दे रहे हैं 1000 मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन चावल, इसके साथ में 1 लाख HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, नाम सुना आपने? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है, 1 लाख गोलियां दे रहे हैं इसकी, किसको? मेडागास्कर को। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है अफ्रीका का, है ना, तो मेडागास्कर को हम, और ये सामान लेके कौन सा जहाज जाएगा हमारा? ये सारी चीजें लेके भारत का कौन सा जहाज जाएगा मेडागास्कर? ये जाएगा INS जलाश्व। ठीक है, ये 21 मार्च को पहुंचेगा मेडागास्कर में, 21 मार्च को। और मेडागास्कर के कौन से बंदरगाह पे पहुंचेगा ये भी देख लेते हैं। ये पहुंचेगा मेडागास्कर के पोर्ट ऑफ इहोआला, पोर्ट ऑफ इहोआला पे पहुंचेगा INS जलाश्व 21 मार्च के दिन, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेडागास्कर की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी है अंटाना नारिवो, अंटाना नारिवो। ओके, फिर बात करते हैं मुक्केबाज दीपक कुमार की। मुक्केबाज दीपक कुमार अभी एक चर्चा में क्यों रहे? पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये हरियाणा के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। अभी एक टूर्नामेंट हुआ 72nd स्ट्रेटजा, 72nd स्ट्रेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसके अंदर 52 किलोग्राम वर्ग में, 52 किलोग्राम श्रेणी में इनको रजत पदक मिला है, रजत पदक, इसलिए ये चर्चा में है। तो आपको बात ध्यान रखनी है। फिर बात करें भारतीय बधिर क्रिकेट संघ। बधिर का क्या मतलब होता है? जो सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते उनका क्रिकेट संघ अलग है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं सुमित जैन। ठीक है, फिर बात करें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किसने किया? यूएनओ घोषित करता है, यूएनओ की जनरल असेंबली, है ना, यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे हम कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने अभी घोषित किया है 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जो मोटा अनाज होता है ना, बाजरा और मक्का, ये सारे मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 को मनाया जाएगा। इसकी पहल किसने की थी? इसकी पहल भारत ने की थी और हमारी फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको अप्रूवल दे दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर अगली बात करते हैं, अगली हेडिंग की। राजेश वैष्णव मोरक्को में भारत के नए राजदूत बने। जैसे हमने देखा मनप्रीत वोरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत उच्चायुक्त थे, वैसे ही मोरक्को में कौन बनाए गए? राजेश वैष्णव। फिर एक उपकरण है AELT उपकरण। AELT उपकरण क्या है? एक कीट प्रबंधन उपकरण है, कीट प्रबंधन उपकरण। क्या मतलब होता है मैं समझाता हूँ। देखो फार्म्स में यानी खेतों के अंदर फसलों को कीटों से बचाने के लिए क्या किया जाता है? बहुत सारे रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो रसायनों से कीट तो मर जाते हैं, लेकिन इन रसायनों का जो दुष्प्रभाव है वो खेतों की फसल पे पड़ता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमें होती है फिर, है ना। तो एक ऐसा उपकरण बनाया गया है जिससे रसायन नहीं छिड़कने पड़ेंगे। इस उपकरण की वजह से वहां के कीट क्या होंगे? फसलों पे नहीं बैठेंगे और मर जाएंगे। तो ये AELT उपकरण बनाया गया है। किसने बनाया है? ये बनाया है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये बनाया गया है। और कहाँ पे है ये अनुसंधान संस्थान? ये है कटक में। ठीक है, फिर बात करें 2021 का न्यूरेमबर्ग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, किसको मिला है?
शेरगुल सोटबे नाम की एक महिला है, इनको मिला है ये मानवाधिकार पुरस्कार न्यूरेमबर्ग पुरस्कार 2021 का मानवाधिकार पुरस्कार ये होता है। और देखिए क्यों मिला है मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये देख लेते हैं कि ये देता कौन है। ये जर्मनी की सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये अवार्ड इसलिए दिया गया इनको, शेरगुल सोटबे को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चीन के अंदर एक उइगर मुसलमान कम्युनिटी है, उइगर मुस्लिम, और इनको करीब 10 लाख उइगर मुस्लिमों को चीन ने क्या कर रखा है, बंदी बना रखा है। वो उनका धर्म परिवर्तन कराना चाह रहा है ना। तो 10 लाख उइगर मुस्लिम लोगों को बंदी बना रखा है। तो ये जो शेरगुल सोटबे है ना, ये भी कभी बंदी हुआ करती थी, लेकिन ये किसी तरह से वहां से भाग के उस एरिया से, चीन से बाहर निकल चुकी है। और इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम है द चीफ, ये बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, द चीफ विटनेस। द चीफ विटनेस यानी मुख्य चश्मदीद गवाह। विटनेस होता है चश्मदीद गवाह। ये खुद उस जो जुर्म होते हैं, जो लोगों के ऊपर अत्याचार होता है उइगर मुस्लिमों पे, तो इन्होंने खुद ने देखा है अपनी आंखों से। तो उस सब पे उन्होंने एक किताब लिख दी, द चीफ विटनेस। इसलिए इनको 2021 का न्यूरेमबर्ग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार मिला है, शेरगुल सोटबे को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नहीं भूलना है। ओके, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि चीजें ज्यादा हैं और हमें बेहतर तरीके से करना है, सिर्फ घास नहीं काटनी है, वरना वीडियो बहुत लंबा, वीडियो भी बहुत शॉर्ट में हो जाए। लेकिन हमें चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बेहतर अंदाज से करना है, चाहे वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हमें क्यों ना लगे। ओके, फिर बात करते हैं किसकी, माजू वर्गीज की। माजू वर्गीज कौन है? माजू वर्गीज को अभी बनाया गया है, जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति, जो बाइडन का उप सहायक बनाया गया है इनको, माजू वर्गीज। और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो बाइडन का उप सहायक बनाने के साथ साथ व्हाइट हाउस है ना, प्रेसिडेंट हाउस होता है ना, व्हाइट हाउस का सैन्य कार्यालय का निदेशक, सैन्य कार्यालय, इसका निदेशक भी इन्हें बनाया गया है, सैन्य कार्यालय का निदेशक। तो ये बात माजू वर्गीज के बारे में आपको पता रखना है। फिर भारत की प्रथम इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट नीति। हाँ, इंजीनियरिंग और रिसर्च के क्षेत्र में पहली बार किसी राज्य ने कोई नीति बनाई है जो ये चाहते हैं कि भारत में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये नीति किसने बनाई है? कर्नाटक ने बनाई है। और कितने साल की नीति है? 5 वर्षों की है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें अगर इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया है, तो इंस्टाग्राम पर पहला क्रिकेटर, दुनिया का पहला क्रिकेटर है ना, तो इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली, हमारे भारतीय टीम के कप्तान। फिर बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, यानी रहने के हिसाब से भारत का कौन सा शहर सबसे बेहतर है। तो देखिए इस इंडेक्स को पहली बार जारी कौन करता है? जारी करता है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स के अंतर्गत जो रैंकिंग दी गई है वो 2 तरह से दी गई है। एक तो बड़े शहर, जिसके अंदर हम मानते हैं 10 लाख से ज्यादा आबादी, ठीक है, और एक छोटे शहर जिसमें हम मानते हैं 10 लाख से कम, 10 लाख से कम आबादी। तो बड़े शहरों की रैंकिंग में जो रहने लायक शहर है उसमें सबसे पहले नंबर पे बेंगलुरु है ना, फिर सेकंड नंबर पे पुणे, शुरू के 3 आप याद रखें बेहतर रहेगा, और तीसरे नंबर पे अहमदाबाद। ये बड़े शहर में। छोटे शहरों में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे ज्यादा रहने के लायक सबसे अच्छा शहर है शिमला, दूसरा है भुवनेश्वर, और थर्ड रैंक पे रहा है सिलवासा। दादरा नागर हवेली की क्या है? राजधानी है सिलवासा, है ना, दमन दीव की, सॉरी,
दमन दीव और दादरा नागर हवेली को क्या कर दिया गया है, एक ही कर दिया गया है, ध्यान रखिए। तो सिलवासा रहा है तीसरे नंबर पे, और ये इंडेक्स किसने जारी किया है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है। हाँ अच्छा, मैंने शायद पूछा आपसे आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो उम्मीद करता हूँ आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अच्छा एक हिंट दे देता हूँ, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री भी वही है जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, ठीक है ना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2 पोर्टल लॉन्च किए, अभी 2 पोर्टल आपको ध्यान रखना है, ई संपदा पोर्टल, ई संपदा और ई धरती जियो, ई धरती जियो पोर्टल, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020, ये भी जारी किसने किया, ये भी जारी किया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, और इसने भी उसी तरह से बांटा बड़े शहर और छोटे शहर, यानी कौन सी नगरपालिका का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा 2020 के अंदर। तो बड़े शहर वही 10 लाख वाली आबादी और 10 लाख से कम वाली आबादी, तो 10 लाख आबादी वाले से यानी बड़े शहरों में सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन सी नगरपालिका का रहा, इंदौर शहर का, सेकंड पे रहा सूरत, और थर्ड पे रहा भोपाल, ठीक है। फिर अगर बात करें छोटे शहरों में, तो छोटे शहरों में रहा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और तिरुपति रहा सेकंड पे, और थर्ड पे रहा गांधीनगर, गुजरात की राजधानी। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें लाल चावल की, देखिए असम के अंदर एक चावल की किस्म है लाल चावल, जिसे हम, पहली बात तो ये असम का धान है, और इसे हम कहते हैं बाओ धान, बाओ धान भी इसे कहते हैं। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अमेरिका को पहली बार इस चावल का निर्यात किया गया है, और इसको कहाँ पे उगाया जाता है आपको पता है, असम में कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में इस चावल का उत्पादन होता है, जिसे हम असम में क्या कहा जाता है, बाओ धान, तो वहां का स्पेशल है, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती के द्वारा होता है, यानी किसी भी तरह का कोई केमिकल वगैरह इसमें नहीं मिलाया जाता। तो लाल चावल या बाओ धान आपको ध्यान रखना है, असम से रिलेटेड है, और यूएसए को पहली बार हमने निर्यात किया है। एक और चावल के बारे में अगर बात करें, बुद्ध चावल या इसी को हम कहते हैं काला नमक चावल, काला नमक चावल। ये चावल कहां से रिलेटेड है, ये चावल रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से, और इस चावल को हमने किसको निर्यात किया था, इस चावल को हमने निर्यात किया था सिंगापुर को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई, वही लिस्ट जिसमें बताया जाता है कि कौन विश्व का सबसे अमीर आदमी है और कौन नहीं है। तो विश्व का सबसे अमीर आदमी कौन है, एलन मस्क, स्पेस एक्स के मालिक, टेस्ला के मालिक, है ना। टेस्ला ने कहां पे कंपनी स्थापित की है, भारत के अंदर, टेस्ला ने अपना संयंत्र स्थापित किया है बेंगलुरु में। भारत का कोई व्यक्ति है इसके अंदर लिस्ट में, हाँ 8वें नंबर पे है हमारे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी पूरे विश्व के 8वें सबसे अमीर आदमी है। अगर एशिया की बात करें, एशिया के अंदर सेकंड है मुकेश अंबानी। फर्स्ट कौन है एशिया में, एशिया में फर्स्ट है एक झांग शान, ऐसा करके एक नाम है, झांग शान। ये है एशिया के सबसे अमीर, चाइना के पर्सन है ये, तो चीन के भी सबसे अमीर यही है, और एशिया के भी सबसे अमीर यही है। और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले मुकेश भाई, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड कौन है पूरे विश्व में, सेकंड है जेफ बेजोस अमेरिका के, और अमेजन कंपनी के मालिक। एलन मस्क भी अमेरिका से है, ठीक है। फिर अगली बात करें, अगली हेडिंग की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, किसको, कुलदीप सिंह को। देखिए सीआरपीएफ के महानिदेशक थे एपी माहेश्वरी साहब, एपी माहेश्वरी जी क्या हो गए, रिटायर हो गए। तो जब तक नया महानिदेशक नहीं चुना जाता तब तक इसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया है श्री कुलदीप सिंह को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके।
अच्छा, अगर बात करें सीआरपीएफ से रिलेटेड, तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस 27 जुलाई को। और इस बार हमारे जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है सीआरपीएफ, है ना, तो गृह मंत्री जो है हमारे मोटा भाई अमित शाह ने एक बुक रिलीज करी थी। कौन सी बुक थी? बुक का नाम था राष्ट्र प्रथम, 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। और ये बुक समर्पित थी किसको? सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ का निर्माण हुए, स्थापना हुए 82 वर्ष हो चुके हैं, तो 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा इन्होंने लॉन्च की थी अमित शाह ने। बुक राष्ट्र प्रथम इसका नाम था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें इंडियन सुपर लीग 2021। इंडियन सुपर लीग 2021 किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखो, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। और इसको जीता किसने? अभी इसको जीता मुंबई सिटी फुटबल क्लब ने। किसको हराया ये भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने हराया एटीके मोहन बागान को इन्होंने हराया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, ठीक है। थीम क्या थी इसकी? इस बार इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा। ओके, अच्छा, एक सप्ताह भी मनाते हैं हम, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 से 10 मार्च के बीच में। तो 4 से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 मार्च 1966 को हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, है ना। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, सिक्योरिटी नहीं, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये परिषद? ये परिषद आती है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, श्रम मंत्रालय के अधीन आती है ये। ओके, अगली बात करते हैं। बस 2 से 3 स्लाइड्स और हैं, यानी करीब 8 हेडिंग्स पे और हमें बात करनी है। वीडियो खत्म होने वाला है, लंबा जरूर हो गया, लेकिन हमारा वादा है वीडियो लंबा हो जाए लेकिन कंटेंट से आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और यही एक रीजन है कि आप हमसे जुड़े रहें, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। फिर बात करें भोजन की बर्बादी पर, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है। संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा है कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 17% भोजन को बर्बाद किया जाता है। जितना हम खाते हैं उसमें से 17% भोजन क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। भारत में इन्होंने जो बताया ना अलग अलग, भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति हर साल यानी एक साल में करीब 50 किलो भोजन को बर्बाद करता है। देखिए, एक तरफ तो हमारे लोग गरीबी से, भूख से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम प्रत्येक व्यक्ति एक साल में 50 किलो भोजन को बर्बाद कर रहा है। तो सोचने वाली बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। फिर बात करें फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट पे। एक संगठन है फ्रीडम हाउस, ये रिपोर्ट देता है वर्ल्ड फ्रीडम, मतलब में एक रिपोर्ट देता है ये लोकतंत्र के ऊपर। ओके, लोकतंत्र के ऊपर एक रिपोर्ट देता है जिसमें इसने ये बताया कि भारत जो है, हम कहते हैं ना भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जहाँ पे जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, जनता की बात सुनी जाती है, जनता को मतलब यूं सरकार अपनी मनमानी नहीं चलाती, जनता की बात सुनी जाती है, जनता के कहने के अनुसार जनता के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है ना कि कॉरपोरेट्स के लिए। तो अभी इन्होंने जो भारत के लिए क्या दिखा है, इन्होंने भारत को रैंक दी है, इस रिपोर्ट के अंदर भारत की रैंक है 88, और भारत का स्कोर कितना है, स्कोर भी दिया जाता है, इसमें स्कोर दिया गया है 67, 88वीं रैंक। इन्होंने क्या कहा है, भारत अब फ्री देश यानी स्वतंत्र देश नहीं रहा, पूरी तरह से स्वतंत्र देश नहीं है, भारत आंशिक रूप से स्वतंत्र है।
यानी पार्टली फ्री है भारत, आंशिक रूप से स्वतंत्र, यानी सरकार अपनी क्या कर रही है, मन मर्जी चला रही है, जनता की सुनी नहीं रही है। ये बात कौन कह रहा है, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट कह रही है, वर्ल्ड फ्रीडम रिपोर्ट है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आंशिक, भारत का जो स्टेटस दिया है, भारत को क्या कहा है, आंशिक रूप से स्वतंत्र, फुली स्वतंत्र नहीं कहा। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए सबसे स्वतंत्र कंट्री कौन है, तो टॉप पे 1 नंबर पे 3 देश रहे, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये तीनों हैं पूरी तरह से स्वतंत्र देश, इनकी जनता की बात सुनी जाती है हर तरीके से, पूरी तरह से। लास्ट कौन रहा इसमें, लास्ट रहा तिब्बत और सीरिया। ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, नो फ्री, नॉट फ्री, नॉट फ्री कंट्रीज है तिब्बत और सीरिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट ने क्या कहा, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट ने क्या कहा भारत के बारे में, इसने कहा कि भारत के अंदर, भारत में मुस्लिम्स पर अटैक बढ़ते जा रहे हैं, मुस्लिम्स पर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा भारत की सरकार के द्वारा देशद्रोह कानून का इस्तेमाल करके लोगों को जबरदस्ती बंदी बनाया जा रहा है। ये 2 बातें कही है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कही है भारत की बारे में, बहुत हमें सोचने की जरूरत है इस रिपोर्ट के आने के बाद में। ठीक है, फिर बात करते हैं भारतीय सेना का स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल अभी क्या है, चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये ट्रेनिंग देगा दूसरे देश के विशेष बलों को। किसके विशेष बलों को, ये ट्रेनिंग देगा तुर्कमेनिस्तान के विशेष बलों को, है ना। तुर्कमेनिस्तान की अगर बात करें तो अशगाबाद है यहाँ की कैपिटल, और करेंसी है यहाँ की मन्नत। ओके, फिर बात करते हैं अदानी पोर्ट्स ने देखो अभी एक हिस्सेदारी खरीदी है एक पोर्ट में, कि कौन सा पोर्ट है, गंगावरम पोर्ट लिमिटेड आंध्र प्रदेश में है ये। इसके अंदर 31.5% की हिस्सेदारी खरीद ली है अडानी पोर्ट्स ने, अडानी जो ग्रुप है ना उन्होंने। और कितने करोड़ में खरीदी है, ये खरीदी है करीब 1954 करोड़ रुपए में। इसके अलावा अगर बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर अडानी ने 3 और बंदरगाहों को, 3 और पोर्ट्स को खरीदा है। इनमें से एक है कृष्णपट्टनम पोर्ट, कृष्णपट्टनम बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश में है। फिर एक है डिगी बंदरगाह, ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। फिर एक है कट्टुपल्ली बंदरगाह, इनको खरीद लिया है अभी 1 साल के अंदर कट्टुपल्ली बंदरगाह, ये है तमिलनाडु में। तो ये 3 खरीद लिया है और अभी 31.5% हिस्सेदारी खरीद ली है गंगावरम पोर्ट लिमिटेड आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, मर्चेंट डिजिटलाइजेशन सम्मेलन 2021। तो यह इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, एक तो हमारी भारत सरकार के साथ आयोजन करवाया फिक्की ने, और फिक्की के साथ एक और संस्था थी बेटर देन कैश अलायंस। इन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन करवाया। और ये आयोजन इसलिए करवाया, एक तरह से मीटिंग रखी गई कि भारत का जो मर्चेंटाइजेशन है, यानी भारत के जो व्यापारी हैं उनका डिजिटलाइजेशन, उनको डिजिटाइज किस तरह से किया जाए, क्या काम किया जाए कि उनको डिजिटल बनाया जाए। तो इसलिए ये सम्मेलन, इसका आयोजन किया भारत सरकार, फिक्की और बेटर देन कैश अलायंस ने, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक बुक है द पेन फ्री माइंडसेट बुक, किसने लिखी है, डॉक्टर दीपक रविंद्रन ने, ये डॉक्टर हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है। फिर बात करें ग्रांट थॉर्नटन महिला 2021 रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया प्रबंधन के क्षेत्र में, प्रबंधन पदों पर, और प्रबंधन में भी कौन से, वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर, यानी सीनियर मैनेजमेंट पदों पर महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं की स्थिति। तो इस रिपोर्ट के अंदर भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी रही है, 3rd नंबर पे भारत रहा है पूरी दुनिया में। यानी भारत के अंदर 39% महिलाएं
वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर रहती है। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उनमें वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर, बड़े पदों पर कौन है, 39% महिलाएं हैं भारत में। जबकि पूरे विश्व का जो आंकड़ा बताता है, पूरे विश्व में एवरेज 31% महिलाएं हैं बड़े पदों पे, लेकिन भारत में अच्छा ग्रो किया है इस मामले में, 39% महिलाएं वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर हैं। ये रिपोर्ट बताती है ग्रांट थॉर्नटन की महिला 2021 रिपोर्ट। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ओडिशा में। और अभी ये न्यूज में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें भयंकर आग लगी हुई है और अभी तक ये बुझने का नाम नहीं ले रही। तो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। ठीक है, फिर आप एक बात ध्यान रखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि, ये अलग बात है, दूसरी बता रहा हूं, भविष्य निधि संगठन, ये लिखना भूल गया था मैं, लेकिन ये एक हेडिंग है। इसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारियों का जो पीएफ जमा होता है ना, उस पर कितना ब्याज देगी, कर्मचारियों को ब्याज दर। तो 2020-21 के लिए ब्याज दर रखी गई है 8.5%। यह आप ध्यान रखेंगे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर कितनी रखी है, 8.5%। ओके, उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन चीजें जरूरी थी, छोड़ नहीं सकते, रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें, और कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं उन्हें बताएं, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब आपने उम्मीद करता हूं कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके जस्ट बाद आपको अगली वीडियो मिलेगी 8 से 12 तारीख के लिए, तो उसको जरूर देखें ताकि पिछले सारे करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाए। ओके, इतना ही रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।